नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। पर्यावरण ईवीएस के क्लास नंबर 32 की बात करेंगे और इस क्लास में दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और इस टॉप 20 क्वेश्चनों में से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर कन्फर्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। कुछ प्रश्न आपके एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं या रिपीटेड प्रश्न हैं या संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इस क्लास में टॉप 20 में से आपका साथियों क्या स्कोर है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट जो है अपना अपना स्कोर बता सकते हैं। और इसके पिछले क्लासेज आपने नहीं देखा है, 31 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और सभी में टॉप 20 क्वेश्चन आपके सबमिट है। तो इसके आई बटन पर लिंक आएगा, आप सारे क्लास जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा का परिवार है। सभी प्यारे मित्रों का, सभी भाई बहनों का, सभी गृहिणी का वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। बात करेंगे पहले प्रश्न की। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2 कक्ष होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं या 10 कक्ष होते हैं? देखिए, जब भी हमारे हृदय की बात आती है, ठीक है, ये हमारा जो होता है सभी को पता होगा किसकी बात करेंगे। ये हमारा चेस्ट हो गया जैसे, ठीक है। इसमें जो हृदय होता है दोस्तों, ठीक है, 2 हृदय होते हैं, लेकिन जब भी कक्ष की बात आती है तो प्रत्येक हृदय में 2 कक्ष होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो जाते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष हो जाते हैं। 2 निलय होता है और 2 आलिंद होते हैं, ये आपको ध्यान देना। आलिंद और निलय की बात करेंगे। और सभी लोग जानते हैं वास्तव में हृदय हमारे पेशियों से ही बना होता है, जो एक अनैच्छिक पेशी है। तो मानव जो का हृदय है वे किस प्रकार की पेशियों से बना हुआ है? एक अनैच्छिक पेशियों से बना हुआ है। और मानव जो हृदय है औसतन 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और मानव हृदय का भार जो है लगभग 300 ग्राम या 300 से 350 ग्राम तक होता है औसतन, अगर देखा जाए तो। दूसरा प्रश्न है जो कि आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। बेहतरीन प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और इंटरेस्टेड प्रश्न है। दूध का पाश्चुरीकरण कैसे किया जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट गर्म करें या फिर 90 डिग्री पर 5 मिनट गर्म करें। 100 डिग्री पर 15 मिनट, फिर 90 डिग्री पर 32 मिनट, 71 डिग्री पर 15 मिनट, फिर 62 डिग्री पर 5 सेकंड। या ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 71 डिग्री पर 15 सेकंड और 52 डिग्री पर 32 मिनट तक गर्म करना है। देखिए, दूध का पौष्टिकरण करना है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पहले 71 डिग्री पर 15 सेकंड गर्म कर दें। 15 सेकंड मतलब गर्म करने से क्या होता है, जो दूध होगा वह हीट हो जाएगा, उबाल आएगा। उबाल जैसे ही आता है फिर उसका क्या है, डिग्री कम कर दें तो धीरे धीरे क्या है 32 मिनट तक, तो इससे क्या है दूध का पाश्चुरीकरण हो जाता है, तो 62 डिग्री के बाद। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 71 डिग्री पर 15 सेकंड और 62 डिग्री पर 32 मिनट तक गर्म किया जाएगा। ऐसा करने के सूक्ष्म जीवों की जो वृद्धि होती है वह रुक जाती है। और इस प्रक्रिया की खोज जो है लुई पास्कल नामक एक वैज्ञानिक ने की थी, जिसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण अगर विधि की बात करें, इसमें जो विसंक्रमण होते हैं वो इस प्रक्रिया में दूध को 62 30 मिनट और 71 15 सेकंड तक गर्म किया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्मजीवों की वृद्धि रुकती है और इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्कल नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे ही पाश्चुरीकरण कहा जाता है। डिटेल रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ कर सकें और आप लोग फीडबैक भी कर सकें। दोस्तों बात करते हैं क्लोन की। तो क्लोन क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। क्लोन एकल जनक से प्राप्त पौधा है, कायिक रूप से उत्पादित पौधा है या आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान ही है या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। साथियों, जब भी क्लोन की बात करते हैं, क्लोन एकल जनक से प्राप्त पौधा भी है, कायिक रूप से उत्पादित पौधा है और आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान भी है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्योंकि किसी कोशिका का प्रतिरूप तैयार करना होता है जिसमें आनुवांशिक की बात कर रहे हैं, इसमें सभी गुण जो होते हैं छापहारी गुण समान होते हैं। और इस प्रकार की कोशिका तैयार करने के लिए विपरीत लिंगी का अवस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है कि विपरीत लिंग होना, जैसे हमारे मेल में फीमेल की बात करेंगे उसी प्रकार इस पर जो है क्लोन पर विपरीत लिंगी का अवस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, आप लोगों की स्क्रीन पर है। कुनैन नामक दवाई प्राप्त होती है नीलगिरी के पौधे से, एनकोइड के पौधे से, सिनकोना प्लांट की बात करेंगे, सिनकोना पौधे की बात कर रहे हैं, ये जलीय पौधे की बात कर रहे हैं।
मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी प्यारे मित्रों का, सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी दोस्तों का अभिनंदन, स्वागत करते हैं जयस्वाल सर। टीचर्स फैमिली में, शिक्षकों के परिवार में आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का। देखिए दोस्तों, जब भी कुनैन नामक दवाई की बात करते हैं, कुनैन नामक मेडिसिन की बात करते हैं, सिनकोना प्लांट की बात की जाती है, सिनकोना के पौधे से प्राप्त किया जाता है। और यह दवा जो होती है सिनकोना की, यह ज्वरनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है और यह सिनकोना वृक्ष के छाल से यह प्राप्त की जाती है। आइए जान लेते हैं परीक्षा के जैसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो हम भूले बिसरे बिंदु होते हैं, ये हमारे एग्जाम में बहुत ही काम आते हैं ये बिंदु। मलेरिया के उपचार के लिए प्रसिद्ध औषधि कौन है? कुनैन नामक है। कुनैन प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से। लहसुन व प्याज की अभिलाषणिक जो गंध है उसका कारण क्या है? सल्फर यौगिक। एक सल्फर यौगिक होता है जिससे लहसुन और प्याज की अभिलाषणिक गंध का कारण यही होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण क्या है? सल्फेनिक एक अम्ल होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली आंखों पर पड़ता है जिससे आंसू आने लगते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव हमारे क्या कहलाते हैं? उर्वरक कहलाते हैं। जैसे राइजोबियम हो गया। जैव उर्वरक कौन है? राइजोबियम। एजेटोबैक्टर की बात करेंगे, एजोसोप्लिरिम की बात कर रहे हैं, एसेटोबैक्टर की बात कर रहे हैं, नीलहरित शैवाल की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि धान के खेत में प्रयुक्त होने वाला जो जैव उर्वरक होता है वह एजोला है। और एजोला क्या है? एक जलीय फर्न है, ये आपको ध्यान देना है। प्रमुख तत्वों से संबंधित होने जो पादप रोग हो जाते हैं, ठीक है, जैसे धान में खरा रोग जिंक जो होता है, किसके कमी कारण होता है? खरा रोग जिंक की कमी से होता है। और नींबू में डाइवेक रोग हो जाता है जो कि नोम पर यहाँ पे कॉपर की कमी से होता है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। तो नींबू में डाइओक जो रोग हो जाता है वह कॉपर की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ जो रोग होता है वह कॉपर की कमी से होता है। और फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है, फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग जो होता है, देखते हैं भूरा भूरा कलर लग जाता है, कहते हैं भुंडा लग चुका है, वह बोरान की कमी से होता है। और आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग, जिससे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते होंगे, काले धब्बे जिसे कहते हैं, ठीक है, वो किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। और चुकंदर में हार्ट रोग किसकी कमी से? बोरान की कमी से होता है। चुकंदर में भी दाग जैसे पड़ जाते हैं काले धब्बे, वो भी बोरान की कमी से होता है। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रक्रिया जिसके द्वारा इस प्रजनन करते हैं पौधे जो हैं वह कहलाती है। तो पौधे किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। देखिए, परागण की जब भी बात करती है आप लोग सभी लोग परिचित होंगे कि पौधे में जो फूल होते हैं एक दूसरे का परागण करते हैं, हवाएं चलती हैं। जैसे गेहूं का मौसम है, ठीक है, चल रहा है, भी बीज बो दिया गया खेतों में, राई भी उसके साथ कर देती है, बो दिया गया है, ठीक है, छिड़क दिया जाता है। जब ये आपके फूल में मगन होंगे 1-2 महीने बाद, तब इसमें प्रजनन कैसे होता? परागण के द्वारा। हवाएं देखते हैं खूब चलेगी, ठीक है, तो जब हवाएं चलती हैं, फागुन मंथ बोला जाता है, ठीक है, होली का जो समय होता है उस पर हवाएं चलती हैं और इनके द्वारा, हवाओं के द्वारा परागण होता है, ठीक है। कीटों द्वारा भी होता है, मधुमक्खियों द्वारा भी होता है, यानी जो वहाँ पे रहते हैं तितलियों द्वारा भी हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान है, राज्य भी कृषि है और कृषि से हम ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ठीक है। और परागण की क्रिया के द्वारा पौधे में प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। परागण विभिन्न माध्यमों से, जल, वायु, जीव, जंतुओं से होता है। ये भी ध्यान, जल के द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा, हवाओं के द्वारा भी, जीवों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा भी होता है। अगला प्रश्न है, इनकी 1859 की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में इनके प्राकृतिक चयन संबंधी शोध का विवरण है। ये उद्भव जीव विज्ञान में मील का पत्थर है। इस पुस्तक के रचयिता कौन है? जब भी देखिए मील की पत्थर की बात करते हैं और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात करते हैं, एक ही नाम आता है, चार्ल्स डार्विन। बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक की रचना प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1859 में की थी। ये लाइन आपको ध्यान देना है। टेडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, हमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग सभी लोग आंसर भी कर दिए होंगे। टेडपोल की अगर बात करें, मेढक जीवन की जो है प्रारंभिक अवस्था कहलाती है। और वर्ष 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मेढक के टेडपोल का प्रथम सफल क्लोन तैयार हुआ था। अगला प्रश्न, विज्ञान के एक शिक्षक को
मैग्रो पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? मरुद्भिद क्षेत्र के में, लवणोद्भिद दलदल क्षेत्रों में, गर्म व आर्द्र क्षेत्रों में, या हम शीत क्षेत्रों की बात करेंगे। देखिए, जब भी मैग्रो पादप की बात करते हैं तो मैग्रो वन की अगर बात करें, मैग्रो पादपों की अगर बात करें तो सभी लोग जानते हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, कमेंट कीजिएगा। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। मैग्रो वन अधिकतर लवण युक्त दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए, यानी आप लोगों को चाहिए, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को चाहिए, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी को चाहिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर अध्यापक अध्यापिका बनना, वह छात्र को मैग्रो पादप को खोज के लिए इन्हें दलदल वाले क्षेत्रों के पास भेजें और वहाँ पर खोजबीन करें और उन्हें समझाने का डायरेक्टली प्रैक्टिकल के माध्यम से आंखों देखा हाल के द्वारा समझाने की प्रक्रिया कंप्लीट करें, संपूर्ण करें। उत्सर्जन तंत्र साथियों किससे संबंधित नहीं है? नेगेटिव नकारात्मक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा प्रत्येक भाई बहन गृहिणी। देखिए, उत्सर्जन तंत्र वृक्क सभी लोग जानते हैं, फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, लेकिन कान हमारा उत्सर्जी तंत्र नहीं कहलाता है, ना ही उत्सर्जी अंग कहलाता है। ठीक है, वृक्क, फेफड़ा और त्वचा होता है। त्वचा में पसीने के रूप में होता है, फेफड़े में CO2 निकलता है और वृक्क से सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वृत्त की बात करें अगर, यूरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शरीर का वह अंग जहाँ अवशिष्ट तत्वों का उत्सर्जन होता हो या उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। और वृक्क से मूत्र का उत्सर्जन होता है, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड का, तथा त्वचा में पसीने का उत्सर्जन होता है। और कान क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय अंग है, ये भी आपको ध्यान दीजिए। कान क्या है? एक ज्ञानेंद्रिय अंग कहलाता है या ज्ञानेंद्रिय कहलाता है। परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक समझिए। वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाती है। मूल का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, जिसे हम डायलिसिस की बात कर रहे हैं। वृक्क में बनने वाली पायरी या किडनी स्टोन किससे होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की होती है। और सर्वाधिक विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन कहलाता है? अमोनिया कहलाता है। नोट कर लीजिएगा, साइंस का टॉप क्लास के प्रश्न है। अगर बात करें जंतु और उनके उत्सर्जी अंग की बात करें, देखिए मनुष्य के उत्सर्जी अंग वृक्क, यकृत, फेफड़ा और त्वचा है। फीता कृमि का उत्सर्जी अंग जाला, फ्लेम, जाला कोशिकाएं या फ्लेम की बात कर रहे हैं। केचुए का उत्सर्जी अंग उत्सर्गिका है। और कीट का आर्थ्रोपोडा या मैलपीघी नलिका है। और अमीबा की बात करें, त्वचा व रिक्तिका कहलाती है। और झींगा मछली का हरित ग्रंथियां इसकी उत्सर्जी अंग होती हैं। ये हो सकते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। इनमें से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है? देखिए, क्विनीन जो एक मलेरिया की औषधि है, सिनकोना नामक पौधे से प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात है। चावल वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत है। देखिए, चावल नहीं होता यहाँ पे, धान अगर सही होता तो सही होता, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत दिया गया है। दालों में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। हरी सब्जियां विटामिन एवं खनिज लवणों का अच्छा स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। जो बी ऑप्शन हमारा गलत दिया गया, क्योंकि चावल वनस्पति नहीं होता, धान होता है, ध्यान दीजिएगा। या धान की भूसी की बात कर रहे हैं। ठीक, धान की भूसी वनस्पति तेल का अच्छा स्रोत होती है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? मनुष्य व पौधे दोनों के द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करता है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का करते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, इनमें से कोई नहीं होता, क्योंकि मनुष्य जो है उत्सर्जन किसका करता है? CO2 का करता है, सभी लोग जानते हैं। और पौधे O2 का करते हैं। तो ये हमारी सारी चीज़ें नहीं दी गई। निष्कासन की अगर बात करें, क्योंकि श्वसन की क्रिया में मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जन करता है। पौधे क्या करते हैं? CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और O2 का उत्सर्जन करते हैं। इसलिए हमारा जो डी ऑप्शन दिया कि इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और अपना नंबर, अपने स्कोर को और ग्रो करें और सिलेक्शन की ओर ले जाएँ। मानवों के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता होती है। तो अमाशय के पेट में ये सारी
हमारे और आपके पेट में आमाशय के रस की जो प्रकृति है क्षारीय होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है या अम्लीय रूप में होती है। तो सभी लोग जानते हैं हमारे और आपके पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह किस रूप में होती है साथियों, वह अम्लीय रूप में होती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय मृदुता बनाता है, जिससे जो लठार रस की अगर बातें या जिसे हम पाचक रस भी बोलते हैं, इस क्रिया में करने में से सहायता मिलती है। और जठर रस प्रोटीन को पचाने में सहायक भी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, संक्रमण के दौरान की संख्या में वृद्धि होती है, किसकी होती है, पारिगोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट की बात करेंगे या हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा। तो संक्रमण के दौरान जिन संख्या में वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। जी हाँ, जब संक्रमण हो जाता है तो किसकी वृद्धि हो जाती है, ल्यूकोसाइट की वृद्धि हो जाती है। जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है उसी को यह कम करता है। ठीक है, संक्रमण के दौरान शरीर को रोगों को रक्षा करने के लिए यह संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, एक ल्यूकोसाइट होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे हम बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं, जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करती है। जैसे ही संक्रमण होगा तो इसकी वृद्धि होने लगती है, क्योंकि रक्षा करने के लिए। क्योंकि कोई भी राजा जब समझ लीजिए जब सेनाओं में लड़ाई होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, जीतने के लिए तो अपनी सेना को मजबूत करते हैं, संख्या में वृद्धि करते हैं। उसी प्रकार जब संक्रमण आक्रमण करता है बॉडी पर तो एक वाइट ब्लड बैंक WBC में एक ल्यूकोसाइट नामक कण पाए जाते हैं, कणिकाओं से पाई जाती है। तो ये एक ल्यूकोसाइट जो होता है ये अपने क्या है, संख्या को बढ़ा लेता है, अपनी सेनाओं को बढ़ा लेता है। तो हम बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं। और ये हमारे संक्रमण के दौरान शरीर से रोगों को रक्षा करने का कार्य कर ये अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में शरीर में ऑक्सीजन का संवहन करती हैं और वयस्कों में इनका जो निर्माण होता है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या अस्थि मज्जा में होता है। सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, रेड ब्लड बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। तो लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन का संवहन तो करती हैं, लेकिन अगर वयस्कों में बात करें इनका जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा पर होता है साथियों। जी हाँ, RBC शरीर में ऑक्सीजन के संवहन का कार्य करती है। इनका कोशिका केंद्रक नहीं होता है और इसकी औसतन आयु 120 दिन होती है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, RBC की औसतन आयु कितनी होती है, 120 दिन होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ऊँट में अपवाद स्वरूप इनमें रक्त कोशिका केंद्रक पाया जाता है, बाकी नहीं पाया जाता है। ये भी अपवाद स्वरूप ऊँट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है। सभी लोग जानते हैं किसके देने के लिए, ना ही मलेरिया को, ना ही संक्रमण को, ना ही अपने जीवन को, अंडे देने के लिए। देखिए अंडे देने के लिए जो होते हैं उनका भी चाहिए, इसलिए मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य करती है। ठीक है, नर मच्छर नहीं करते हैं, क्योंकि नर मच्छर अंडे नहीं देते हैं। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति इनमें से किस कारण से होती है। तो सभी लोग जानते हैं किसकी बात करेंगे, क्लोरोफिल की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित जो गैस है वह कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है, स्क्रीन पर दिया गया है, गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षण सहायक सामग्री क्या होगी। देखिए हमें किसकी परिचय देना है, एग्जाम्पल देना है गर्म रुधिर प्राणी के लिए। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, क्लास में हैं और बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं और टॉपिक आ गया गर्म रुधिर प्राणी का, तो आप किसका एग्जाम्पल देंगे। सभी लोग जानते हैं कक्षा के बाहर बैठा जो कुत्ता होता है, बिल्ली भी होती है। ठीक है, तो कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता हमेशा आप लोग देखते होंगे बैठे रहते हैं, क्योंकि मध्याह्न भोजन होता है। ठीक है, मध्याह्न भोजन में कुछ जो थोड़ा बहुत बचता है तो हम देते हैं, तो कुत्ते लोग ठीक है खाने आ जाती है। इस प्रकार हमें अक्सर देखा जाता है कुत्ते अक्सर बैठे रहते हैं, तो इसका परिचय देने के लिए कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें, क्योंकि प्रत्येक भाई बहन का, प्रत्येक गृहिणी का कमेंट करना सर्वमान्य है और आपका कमेंट सर्वोपरि है। प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप निम्न द्वारा बनता है, मस्तिष्क, मांसपेशी, मेरुरज्ज, संवेदांग, मेरुरज्ज, मांसपेशी, मांसपेशी मस्तिष्क मेरुरज्ज की बात कर रहे हैं या मांसपेशी संवेदांग मेरुरज्ज की बात कर रहे हैं। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया, ध्यान दीजिएगा कैसी क्रिया की बात कर रहे हैं साथियों,
प्रतिवर्ती क्रिया, और प्रतिवर्ती क्रिया में प्रतिवर्ती चाप की द्वारा बात कर रहे हैं, तो ये संवेदांग, मेरुरज्ज और मांसपेशी की बात करेंगे। क्योंकि संवेदी अंग से प्राप्त सूचनाओं को संवेदी तंत्रिका कोशिका द्वारा मेरुरज्ज में और यहाँ से प्राप्त आदेशों को प्रेरक तंत्रिका तंत्र में और ऐच्छिक पेशियों तक पहुँचाने का मार्ग जो है प्रतिवर्ती चाप या इसकी संपूर्ण क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। और इस क्रिया में संवेदना तथा आदेशों का वहन लगभग 90 से 100 मीटर प्रति सेकंड दर से होता है। ये ध्यान दीजिएगा, 90 से लेकर 100 मीटर प्रति सेकंड, ये भी आपको ध्यान देना है। अगला है 20 नंबर प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया है। फ्रेंक्रियाज या अग्नाशय में होती है केवल बहिस्त्रावी कोशिकाएं होती हैं, केवल अंतःस्त्रावी कोशिकाएं होती हैं, यह दो प्रकार की कोशिकाएं अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी होती हैं। यह केवल एक प्रकार की कोशिकाएं जो कि अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? फ्रेंक्रियाज या अग्नाशय में लगभग क्या होता है? ये दो प्रकार की कोशिकाएं अंतर एवं बहिस्त्रावी कोशिकाएं होती हैं। अगर बात करें अंतःस्त्रावी एवं बहिस्त्रावी कोशिका की, ये क्षारीय अग्नाशीय रस निकालना है इनका कार्य जो होता है, उसमें एंजाइम भी होते हैं। और अंतःस्त्रावी कोशिका में इंसुलिन और ग्लूकॉन नामक होने होता है। तो ये भी दीजिएगा, बहिस्त्रावी का कार्य क्या होता है? कोशिकाओं में क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है केवल बहिस्त्रावी में। अगर बात करें अंतःस्त्रावी कोशिकाओं की, इनमें इंसुलिन और ग्लूकॉन नामक एक हार्मोन निकलता है। तो ये रहे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चन। 20 में से आप लोगों का फीडबैक क्या है, आप लोगों का कमेंट क्या है, आप लोगों का यहाँ पर, क्योंकि प्रत्येक भाई बहन का कमेंट यहाँ पे सर्वोपरि है और सम्मान है। अपना स्कोर बताएं और तैयारी को और बेहतर करें और तैयारी को अपना पक्का करें, अपने दृढ़ निश्चय को पक्का करें और सिलेक्शन पाएं। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।